फाइनल सेशन है, स्पाइन वाला पूरा जो सेगमेंट है आज वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बस कुछ लास्ट डिटेल्स हैं उसमें जो कि बतानी बहुत ज़रूरी है। एंड आज का जैसे आज जो हम स्पाइन में जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, जिसके बारे में आपको मैं थोड़ा एक्सरसाइज बताऊंगा, इट इज बेसिकली समथिंग जो कि बहुत ज्यादा वैसे कॉमन तो नहीं होता है एल्डर्स में। इट इज नॉट समथिंग दैट विद टाइम और विद पोस्चर वन में डेवलप वेरी सून। एक काफी लेट स्टेज में होता है। सो इवन दो not a case that is seen in most of the elders, but yes, in still instant, some good fraction, like 4 out of every 10 elders may have this spinal deformity. And इसको हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं हाइपरलोर्डोसिस। हाइपरलोर्डोसिस एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो हमारा लोअर बैक का जो कर्वेचर होता है, पूरा लोअर बैक का, thoracic स्पाइन से जस्ट स्टार्ट करते हुए, इफ वी गो फ्रॉम हियर ऑल द वे डाउन टू द हिप, जो हमारा लोअर बैक होता है, जब ये फ्लैटन हो जाता है, जब ये बिल्कुल सीधा हो जाता है, उस टाइम पे हमें लोअर बैक में पेन होती है, या फिर हमें कई बार कुछ जैसे मैं बताया कि नर्व कंप्रेशन होता है। उसके कई कारण होते हैं, लाइक एक तो पॉस्चरल हुआ या मसल वीकनेस हुआ, जैसा हमने प्रीवियसली अपने सेशंस में कवर किया है। उसी के साथ साथ इसमें अपार्ट फ्रॉम द postural deformity and just the simple muscular weakness, एक फैक्टर इसमें और होता है, दैट इज ऑफ मसल इम्बैलेंस। लाइक मसल्स में स्ट्रेंथ तो है, muscles have the strength to try to enforce the entire structure and उसको हम stable रख पाए, but in some cases कई बार वो एक equilibrium maintain नहीं हो पाता and एक disbalance हो जाता है। so किस तरह से होता है वो, उसका सबसे बड़ा कारण जो है, सबसे पहले जिसमें लाइक हमने जब फर्स्ट सेशन में फ्रंट एंड उसके सुपरफिशियल लेयर्स हैं, वो भी सब जितने डीप लेयर्स हैं वो भी सब दोनों मसल ग्रुप्स के कंबाइन होके फ्रॉम द फ्रंट एंड फ्रॉम द बैक मेक द कोर। सो इसमें व्हेन वी टॉक अबाउट मस्कुलर इम्बैलेंस, तो इम्बैलेंस किस तरह से हो सकता है? सबसे पहले द वे इट इज, आई वुड से द वे इट अराइजेस, सबसे पहला उसका फैक्टर होता है इफ योर एब्डोमिनल्स tend to be a bit more stronger than your extensors। हमारे मसल्स जो कि हमारे सामने के मसल्स हैं, बिल्कुल अगर ये किसी कारण से हमारे एक्सटेंसर से ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, एंड लाइक लेट्स पुट इट दिस वे कि स्ट्रांग नहीं होते, रादर हमारे एक्सटेंसर्स वीक हो जाते हैं, लेट्स पुट इट दैट वे। इन दैट केस एब्डोमिनल्स टेक ओवर एंड वो हमारे पूरे एक्सटेंशन जो कर्वेचर है उसको आगे की ओर बेंड कर देते हैं। सो इवन दो आपका थोरैसिक स्पाइन इज ओके, बट आपका लंबर स्पाइन में टेंड टू गेट फ्लैट, जैसा हमने स्टार्टिंग में टॉपिक कवर किया, रिजल्टिंग इन कंप्रेशन। एक कारण तो वो हो सकता है। देन वी गेट टू हाइपरलोडोसिस। एज आई वाज सेइंग, हाइपरलोडोसिस में इसका उल्टा होता है। कई बार किसी कारण से ऐसा भी हो सकता है कि आप आपके एक्शन ऑफ द एब्डोमिनल्स, सो जो स्पाइन ऑलरेडी कर्व थी अंदर की ओर, लाइक एक बहुत ही माइल्ड सा कर्व होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, जो कर्व इतना था अब वो इतना हो जाता है। इट कैन ग्रो
like twice or even thrice the degrees that it already was. So उससे काफी प्रॉब्लम होती है. अगर आपका बैग हाइपरलोडोटिक है, अगर आपका जो कर्वेचर है पूरा वो बहुत ज्यादा टर्न है अंदर की तरफ, that in itself not only will cause nerve compressions, it will cause pain also, and more importantly अगर आपका कर्वेचर बहुत ज्यादा टर्न है अंदर की तरफ, सो आपके वो सारे एब्डोमिनल विसरा को बाहर की ओर पुश करने की एक टेंडेंसी होती है उसकी. अगर हमारा कर्वेचर जो पीछे हमारा लोअर बैक का है, if that spine tends to push outwards, like अगर बेंड बहुत ज्यादा हो गया and it pushes outwards, तो जितना हमारा एब्डोमिनल कंटेंट है, our intestines, our stomach, our liver, it will tend to push that whole stuff outwards. So that in itself will cause a lot of problems, क्योंकि जो हमारा एब्डोमिनल विसरा है, जितना भी हमारा कंटेंट जो हमारा पेट में है, बेसिकली पेट, इंटेस्टाइन्स, हमारा लिवर, एवरीथिंग, दैट इज नॉट सपोज टू बी पुश्ड अराउंड दैट इजीली. वो अपनी जगह पे बहुत ही स्टेबल रहना जरूरी होता है, एंड अगर किसी कारण से नहीं हो पाता तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाती है. सो लाइक आई सेड कि हाइपरलोडोसिस एक कंडीशन है जो कि एल्डर्स में बहुत कॉमन नहीं होती, जैसे मैंने बताया. एल्डर्स में ज्यादातर जो कर्वेचर फ्लैट होने वाला जो फिनोमिनन है, जिसमें आपके एब्डोमिनल्स टेक ओवर, कॉमन होता है. बट लाइक आई सेड कि क्योंकि इट इज अ फिनोमिनन जो कि दैट मतलब दैट इज फाउंड इन द स्पाइन, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको आज कवर करें. एंड वी सी कि even though it may not be that prevalent in all the elders, still हम नहीं चाहते कि किसी भी एल्डर में एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे we see that thing happening, so उसको प्रिवेंट करने के लिए. और इसमें सबसे जरूरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि apart from the, like I said, the posture and the muscle imbalance, कई बार जो हमारा डेली रूटीन जो हम फॉलो करते हैं, डेली एक्टिविटीज जो हम करते हैं, उसमें भी देयर कुड बी सर्टेन पोस्चरल मिस्टेक्स दैट वी डू, एंड कई बार उस कारण से भी ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं. बट अभी पोस्चरल केयर पे हम जाते हैं. उसके अलावा फिलहाल जो सिचुएशन है, जिसमें लाइक इन द करंट सिनेरियो दैट वी ऑल आर इन राइट नाउ, हर कोई अभी घर से ज्यादा, मोस्ट ऑफ अस, आई वुड से रादर ऑल ऑफ अस, इन सम वे और द अदर आर स्टक इन आवर ओन होम्स. सो वहां पे हाइपरलोडोसिस एंड जब जो दूसरा हमारा होता है, इट इज कॉल्ड अ काइफोसिस बेसिकली. सो आई वुड पुट इन सिंपल टर्म्स में, ज्यादा मेडिकल टर्म्स में नहीं जाऊंगा. सो स्पाइन का कर्वेचर चाहे आगे की ओर बेंड हो या पीछे की ओर हो, इवन दो आगे की ओर बेंड होने के चांस ज्यादा है, पीछे लाइक आई सेड कि एल्डर्स में कम होता है. बट given the current scenario, given the fact that we all are stuck in our homes and हम अभी ज्यादा घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, बहुत in a lot of the cases हमारे जो डेली रूटीन है हम उसको कैरी आउट नहीं कर पाते हैं. इन द बेंड क्रिएट होता है, जो कर्वेचर पीछे की ओर ज्यादा चला जाता है, उसके चांसेस इस टाइम पे गिवन द करंट टाइमलाइन थोड़े से बढ़ जाते हैं. सो आज का पूरा सेशन हम इन दो चीजों पे फोकस करेंगे. हमने स्टार्ट किया था अपना सबसे पहला सेशन कोर से. कोर के दोनों मसल ग्रुप्स को हमने टारगेट किया था, उनका स्ट्रेंथनिंग किया था. सो दिस विल इन अ वे आल्सो रिवाइज दैट कि हमने किस तरह से वर्क किया था कोर पे अपने, एंड उसमें कुछ एक दो चीजें हम ऐड करेंगे, एंड उसको आप भी अपने टाइम टू टाइम अपने रिजीम में ऐड करते रहिएगा.
एंड यूल सी कि आपको अपना जो स्पाइन का कर्वेचर जिस तरह का आइडियली होना चाहिए, आप खुद नोटिस करेंगे कि वो वैसा हो रहा है या नहीं। कई बार लाइक आई सेड कि अगर एल्डर्स से कि नॉट elders, everyone, anyone who has some or the other compression in their disc or has a nerve root compression near the intervertebral canal, वहां पे anyone who has that, वो यही कंप्लेन कर सबसे पहले करते हैं कि सर मेरे को पैरों के पास घुटनों से नीचे या एड़ियों के तलवों पे कई बार एक अजीब सी झुंझुनाहट सी फील होती है, जैसे कोई उस पे लगता है जैसे कोई कीड़े चल रहे हैं या कोई पिन प्रिक कर रहा है बार बार। या फिर इन सम केस कई बार लोग कहते हैं कि सर मेरे को लगता है मेरे ना पैर से बड़े गर्म हो रहे हैं। तो ऐसा भी होता है, वो नर्व कंप्रेशन के कारण either you feel that numbness or you feel an altered sensation in a way कि तलवे गर्म लगते हैं जबकि होते नहीं है। इफ यू टच इट आपको पता लगेगा कि पैर इतने गर्म नहीं है मेरे, बट मुझे वैसे वो फील हो रहे हैं। या फिर कई बार लगता है एकदम ठंडे पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा ठंडे भी लगते हैं कई बार, दैट ऑल्सो। सो दैट इज वन ऑफ द सिम्टम्स फॉर इट। एंड the only, I would say, slightly like relatively positive thing about all this is कि ये काफी जल्दी डिटेक्ट हो जाता है। अर्ली स्टेजेस में भी जब हम अगर एक्सरे करवाते हैं या हम बैक का एमआरआई करवाते हैं, तो जनरली जो भी डिफॉर्मिटीज होती हैं स्पाइन की, वो बहुत जल्दी शो हो जाती हैं। दे शो देमसेल्व्स वेरी इजीली। एंड ये कि उनके जो भी आई वुड से लेटर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि सब में होते हैं, अगेन मैं आपको मतलब डरा नहीं रहा इससे, लेकिन जो लेट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनसे आपके बचने के चांसेस गो अप। एंड यू नो जस्ट टू मेक श्योर कि आगे इन द लॉन्ग रन वो आपको उतना तंग ना करें जितना वो पोटेंशियली कर सकते हैं। सो उससे आपके बचने के चांसेस गो अप वेरी इजीली। सो ये एक थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट है इस पूरे स्ट्रक्चर में। सो आई विल जस्ट स्टार्ट विद द एक्सरसाइज नाउ। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक माइल्ड स्ट्रेच से। विल स्ट्रेच द एब्डोमिनल्स फर्स्ट, क्योंकि सबसे जरूरी इन्हीं को एक्टिवेट करना होता है स्टार्टिंग में हमारे कोर के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मसल बल्क कैरी करता है एंड पूरा एब्डोमिनल अपने कंटेंट्स को होल्ड करता है, वो हमारा फ्रंट वाला पोर्शन ही करता है, दैट इज आवर एब्डोमेन। एब्डोमेन का इसीलिए स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली कई बार एक जो मसल पुल होता है वो आगे की ओर भी हो जाता है। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए कि while we are doing the exercises कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना हो, we will just do start with the stretch. So I would request all the elders जो इस समय मुझे देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, अगर आप अपना एक चेयर पे बैठे हुए हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सब प्लीज एक बार खड़े हो जाइए। एंड जैसे जैसे मैं स्ट्रेचेस कर रहा हूँ आप मेरे साथ साथ कीजिएगा, जस्ट फॉलो हाउ आई एम डूइंग इट स्टेप बाय स्टेप, वेरी सेफली, वेरी इजीली। एंड देखिए, सो एब्डोमिनल्स का स्ट्रेच मैंने आपको जैसे पहले भी बताया हुआ है कि किस तरह से करते हैं, बट अगेन वी आर जस्ट गोइंग थ्रू इट अगेन, वी आर रिवाइजिंग इट। सो सबसे पहले अपने दोनों हाथ आप चाहें तो कमर पे रख सकते हैं, या फिर आप अपने दोनों हाथ पीछे भी रख सकते हैं, जिस तरह से आप कंफर्टेबल लगे। प्रेफरेबली अगर आप पीछे रखें तो ज्यादा अच्छा रहता है, रादर देन पुटिंग देम हियर। यहाँ पे रखें तो ज्यादा अच्छा रहता है। सो हैंड्स एट द बैक, विल लुक इन द फ्रंट, पीठ बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। देन विल लुक अप and we will lean back very slowly.
एंड वापस। आई होप कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई है करने में, सो विल ट्राई दिस अगेन। ऊपर की ओर देखेंगे, पीछे की ओर धीरे से बेंड करेंगे अपने हेड का मोमेंटम यूज करते हुए। बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगाते हैं इसमें। एंड वापस। ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा पीछे भी ना हो। जितना एक पेन फ्री रेंज में या जितना एक कंफर्टेबल रेंज में आप अपना बैलेंस मेंटेन कर पाए। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, अगर ऑलरेडी कोई कोई एग्जिस्टिंग बैक बैक पेन है, अगर ऑलरेडी किसी को बैक में कोई इशू रहता है, सो ओनली गो अप टू एन एक्सटेंट जहां पर वो एग्रेवेट ना हो। जहां पे आपको लगे कि पीछे की ओर बेंड होने से किसी एक पॉइंट पे आके मेरा बैक पेन बढ़ रहा है, या किसी एक पॉइंट पे आके वो दोबारा से मेरे को नमनेस सी फील हो रही है पैरों के पास में, वहां पे आप रुक सकते हैं। उससे ज्यादा स्ट्रेच मत करिएगा अपने आप को। डोंट पुट योरसेल्फ एट अ रिस्क ऑफ स्पाइनल कंप्रेशन और मसल पुल, प्लीज। सो अगेन, हाथ पीछे, ऊपर की ओर देखेंगे, and we'll lean back very slowly. वापस स्ट्रेट। हमेशा ध्यान रखना है कि सिर एकदम आगे की ओर होना चाहिए। वी डोंट नीड टू लुक डाउन, ऑलवेज इन द फ्रंट। ओके, सो ये हुआ एक वार्म अप हमारे एब्डोमिनल्स के लिए, ताकि पूरा हमारा जो कोर है वो एक्टिवेट हो जाए एंड इट इज रेडी टू डू दी एक्सरसाइजेस जो हम आगे करेंगे। उससे अपने आप को, लाइक आई सेड, कि एक मसल स्पैज्म एंड ऑल जो जो भी मस्कुलर इंजरीज हैं उससे बचाने के लिए पहले बहुत जरूरी होता है। अब हल्का सा एक स्ट्रेच पीछे एक्सटेंशंस के लिए भी दे देते हैं, क्योंकि एक्सटेंशंस ऑफ बैक आल्सो डू दी वर्क, इवन दो इनका मसल बल्क ज्यादा नहीं होता है, बट यस, मसल पुल होने के चांसेस इसमें भी होते हैं। सो एक बार इसका भी हम स्ट्रेच कर लेते हैं। सामने की ओर देखिए, यू कैन कीप योर हैंड विद द बैक, लुक इन द फ्रंट, एंड नीचे की ओर देखेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं। जिस तरह से मैंने फर्स्ट सेशन में बताया था, आइदर वी कैन डू दिस while keeping our knees straight and hand at the back, और उसको थोड़ा सा और सेव करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि हम बहुत ज्यादा बेंड ना करें, आप दोनों अपने हाथ आगे भी ला सकते हैं इस तरह से 90 डिग्री। बेसिकली आपका ट्रंक एंड हैंड्स शुड बी एट 90 डिग्री। दोनों हाथ आगे ले आइए इस तरह, एंड अब बेंड करिएगा, ताकि आपके हाथ और आपका जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है दे आर पैरेलल टू ईच अदर। सो इस तरह से रख के धीरे से बेंड करेंगे नीचे की तरफ, बहुत ही स्लोली, पुटिंग मोर एम्फेसिस ऑन योर अपर बैक इन दिस केस। सिर्फ इतना, इससे ज्यादा बेंड नहीं करना है। एंड वापस आ जाएंगे। आई होप सब फॉलो कर पाए ठीक से। सो वी डू इट अगेन। सामने की ओर रखेंगे हाथों को और धीरे से नीचे की ओर बेंड करेंगे, एंड वापस। ओके, सो ये हुआ वार्म अप हमारे एक्सटेंशंस के लिए। एंड लाइक आई रिमेम्बर इन द फर्स्ट सेशन दैट आई हैड, वन ऑफ आवर एल्डर्स हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि सर, अगर हम वार्म अप करते हैं स्पाइन का, सो उसमें जो जनरली डॉक्टर्स हमें रेकमेंड करते हैं, ऑर्थोपेडिशियंस हमें रेकमेंड करते हैं कि फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी चाहिए, तो आप वार्म अप के दौरान फॉरवर्ड बेंडिंग क्यों करवा रहे हैं? तो उसका अगेन, जस्ट टू रिकैप दैट, एंड ताकि कहीं पे किसी से कोई एक मिसस्टेप ना हो जाए। हम जब स्पाइन को आगे बेंड करते हैं, देयर इज ओनली अ सर्टेन एक्सटेंट अप टू विच वी कैन बेंड इट। स्पाइन पूरा अपने ऊपर ऐसे रोल नहीं हो सकता या एकदम
इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता कि उसमें कहीं पर आपस में टच ही ना करे। वर्टिब्रेस इवन दो सेपरेटेड बाय अ डिस्क somehow will end up touching each other हल्का सा, like even जरा सा टच करके वापस भी आ सकते हैं, but they'll touch. So जब हम बेंड करते हैं, बेंड करते समय हम ध्यान रखते हैं कि हम जैसे हम पीछे की ओर स्ट्रेच कर रहे थे उस टाइम पे ध्यान रखा था, वैसे ही आगे की ओर बेंड करते हुए भी कि बहुत ज्यादा बेंड ना करें, बहुत ज्यादा अपना मसल का फोर्स यूज ना करें, एक झटका ना दें उसको, एंड मोर इम्पोर्टेंटली जितना हमें एक कंफर्टेबल रेंज में अपने लिए फील होता है, जहां तक हमें लगता है कि हमारे स्वेट नहीं हो रहे, या जहां तक हमें लगता है कि कोई हमारे डिस्क में प्रॉब्लम होने का इशू या होने के चांसेस नहीं है, दैट इज समथिंग जो सबके लिए डिफरेंट होता है। हर किसी का स्पाइन का मोबिलिटी एंड द रेंज अप टू विच दे कैन बेंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो हो सकता है कि जितना अभी मैंने बेंड किया आपको दिखाने के लिए, शायद आप उसे थोड़ा कम भी कर सके, एंड शायद आप उसे थोड़ा ज्यादा भी कर सके। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, एज लॉन्ग एज वो पूरा स्ट्रेच पेनफुल पेनलेस होता है, सॉरी पेनलेस होता है, एज लॉन्ग एज उससे आपके सिम्टम्स एग्रेवेट नहीं होते हैं, एंड एज लॉन्ग एज वो कंफर्ट होता है। जहां वो आपके कंफर्ट लेवल से बियॉन्ड आपको लगने लगे, जहां आपको लगे कि इसके ज्यादा अगर मैं करूंगा तो मेरे बैक में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, एंड मुझे लग रहा है कि इससे बियॉन्ड नहीं करना चाहिए, वहां पे आप रुक सकते हैं, उससे ज्यादा स्ट्रेच मत करिएगा। ओके, सो ये था जस्ट एक वार्म अप टू एक्टिवेट आवर मसल्स एंड टू सी कि हमें अब आगे क्या क्या एक्सरसाइज करनी है, उसके लिए थोड़ा अपने आप को रेडी करते हैं इससे। सो आई होप कि सब फॉलो कर पाए इसको ठीक से, एंड पहले का भी जो फर्स्ट सेशन में हमने जिस तरह से ये स्टार्ट किया था उसको थोड़ा सा हमने रिकैप कर लिया। सो नाउ आई विल स्टार्ट विद द लोअर बैक, एंड सेड कि जिस तरह से मसल्स जब टेक ओवर करते हैं, जो उसका सबसे पहला तो लाइक आई सेड कि जो मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो यही है टू वर्क ऑन द ऑपोजिट ग्रुप ऑफ मसल्स, एंड टू सी कि जो मसल्स वीक हो गए हैं उनको हम स्ट्रेंथन करें। जैसे कि अगर हमें पता है कि अगर हमें पता लग जाता है कि हमारा स्पाइन आगे की ओर बेंड कर रहा है, वो फ्लैट हो रहा है बिल्कुल, जो कि मोस्टली होता है, इन दैट केस वी स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर एक्सटेंसर्स ऑफ बैक, जो कि वीक हो गए हैं टाइम के साथ, जिसकी वजह से हमारे एब्डोमिनल्स ने टेक ओवर कर लिया है। मेरे जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई सेकंड या थर्ड सेशन में बताई थी कि किस तरह से अपने एक्सटेंसर्स पे वर्क करना है, ब्रिजिंग होती है, then while standing when we take our leg backwards, then while that we can do it, every exercise that works on your lower back, जब बैक पे प्रेशर पड़ता है पीछे की तरफ, that strengthens your extensors, and at the same time अगर जस्ट अगर हमें लगता है कि उसका ऑपोजिट फिनोमेनन हो रहा है, किसी कारण से हमारा कर्वेचर बैक का बहुत ज्यादा पीछे की ओर चला गया है एंड हमारे एब्डोमिनल्स वीक हो गए हैं, तो एब्डोमिनल्स के लिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा आप कैसे कर सकते हैं, एंड अपने पूरे कर्वेचर को कैसे आप वापस सेंट्रल लाइन में एक मतलब एक न्यूट्रल अलाइनमेंट में ठीक से ला सकते हैं, एंड मोर इम्पोर्टेंटली कुछ लोअर एक्सट्रीमिटीज के एक दो स्ट्रेचेस होते हैं दैट हैव अ वेरी डीप कनेक्शन with the deformities of the spine. So that how to exercise those abdominals and make sure you're not. So now I'll show you that. Okay. I hope ये ठीक से विजिबल है, ठीक से देख पा रहे हैं सब।
ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एब्डोमिनल्स से। बेसिकली आपके एब्डोमेन को स्ट्रेंथन करने का तरीका यही होता है कि जो उसका प्राइमरी फंक्शन है, जो मेन पर्पस वो हमारा सॉल्व करता है, उसके ऊपर ज्यादा वर्क करना। द मोर यू वर्क ऑन इट द बेटर इट बिकम्स। सो हमारे एब्डोमेन का सबसे बड़ा फंक्शन है फॉर अस टू बेंड आवर स्पाइन फॉरवर्ड, टू मेक श्योर कि अगर हमें कोई सामने कोई चीज उठानी होती है, अगर हम अपना हाथ आगे की ओर लाते हैं, we use this to bend forward, although हमारे हाथ का भी काम जरूर स्पाइन ड्यूरिंग दैट होल एक्टिविटी। सो आगे की ओर झुकना, नीचे की ओर अगर कोई चीज रखी हुई है, कोई सामान को उठाना, ये पूरा एक्शन भी एब्डोमेन्स के थ्रू होता है। सो इस पे आज हम वर्क करेंगे। एंड ऑल्सो अगर हम चलते समय जब हम पैर को आगे की ओर लाते हैं, अगर जब हमारा पैर पीछे था, एक पैर आगे था, हम इसको वापस आगे की ओर लाते हैं चलने के लिए, दिस इज ऑल्सो डन अप टू सम एक्सटेंट बाय आवर एब्डोमेन्स। आज हम इस पे वर्क करेंगे। एब्डोमिनल्स की एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, दैट इज टू सिट ऑन अ चेयर और ऑन अ बेड लाइक दिस। कंफर्टेबली अपना जहां पे आप बैठे हैं वहां बैठ जाइए, आराम से बैठे रहिए। ओके, सो नाउ इस एक्सरसाइज के लिए इस तरह से बैठेंगे सीधे बिल्कुल। आप चाहें तो साइड्स में हाथ रख सकते हैं, या अगर आपके वो आर्मरेस्ट बना हुआ है चेयर का, उस पे अपना हाथ रख सकते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज, साइड्स में मैं यहाँ पर हाथ रख लेता हूँ। विल लुक स्ट्रेट, नीचे की ओर नहीं देखेंगे, बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, बिल्कुल भी आगे की ओर इस तरह से हंच करके नहीं बैठना है, सीधे बैठना है बिल्कुल। एंड सीधे देखते हुए एक एक करके हम अपने घुटने को ऊपर की तरफ इस तरह से उठाएंगे, दूसरा भी इसी तरह। यू विल फील कि जैसे ही घुटना ऊपर की ओर अब एक सर्टेन पॉइंट के बाद जाता है, तो आपको अपना पेट पे प्रेशर फील होता है। सो विल डू इट अगेन, लेफ्ट वाले पैर से ऊपर की तरफ एंड डाउन। नाउ द राइट लेग अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट। ये तो हुआ साइड करेंगे एंड वापस, तो थोड़ा और ज्यादा प्रेशर पड़ता है हमारे एब्डोमेन पे। बट अभी के लिए टू बी ऑन द सेफ साइड, आई वुड रेकमेंड कि आप सब अपने हाथ साइड में रख के ही कीजिए एक्सरसाइज को। सो ये तो हुआ सबसे पहली एक्सरसाइज एब्डोमेन की। 10 repetitions फ्रॉम ईच साइड, यू कैन डू इट वेरी इजीली। 10 बारी लेफ्ट वाले पैर से ऊपर उठाना एंड 10 बारी राइट वाले पैर से, वेरी इजीली वी कैन डू दैट। फॉर द सेकेंड एक्सरसाइज वी विल नीड टू लाई डाउन, अपना पीठ के बल लेट सकते हैं। सो प्रेफरेबली ये एक्सरसाइज हम सुबह के समय तब करते हैं जब हम सो के उठते हैं, उस टाइम पे ये करना काफी फायदेमंद रहता है। सो इस तरह से बेड पे हम लेट जाएंगे पीठ के बल सीधा। एंड लाइक आई सेड, जो प्राइमरी फंक्शन है एब्डोमेन्स का व्हाइल वॉकिंग, दैट इज टू हेल्प एक्सटेंडिंग आवर लेग अप लाइक दिस व्हाइल वॉकिंग, जब ये पैर आगे की ओर जाता है इस तरह। सो इसके लिए आप चाहे तो अपने दोनों हाथ साइड में रख सकते हैं, चाहे हाथ इंटरलॉक करके अपना पेट पे रख सकते हैं, जस्ट टू फील कि किस तरह से एब्डोमेन में प्रेशर पड़ रहा है या नहीं। सामने की ओर देखेंगे एंड धीरे से अपने घुटने को सीधा रखते हुए पैर को ऊपर की ओर उठाएंगे, सिर्फ इतना, लगभग 30 टू 40 डिग्री कुछ के एंगल पे होल्ड करेंगे उसको हवा में एंड डाउन।
देन अगेन राइट वाले पैर से उठाएंगे ऊपर, होल्ड करेंगे उसको एंड डाउन। ध्यान रखना है कि पैर बहुत ज्यादा ऊपर ना जाए। समटाइम्स व्हाट वी टेंड टू डू इज कि क्योंकि इससे पीछे की ओर एक स्ट्रेच भी आता है, सो वी टेंड टू टेक इट अप लाइक दिस। ये नहीं करना है। इस तरह से उठाएंगे पैर को लगभग 45 डिग्री तक एंगल बनाते हुए एंड नीचे। सेम फॉर द लेफ्ट साइड नाउ। एंड वापस लास्ट बार राइट वाले पैर से एंड वापस रिलैक्स। ये भी 10 times from each leg should be sufficient for now। एंड आप उठ के बैठ सकते हैं। बैठने के लिए भी लाइक आई सेड हमेशा टर्न करिए, पैर बाहर की ओर लाइए पहले एंड देन उठिए। कभी भी सीधा एक झटके से आगे की ओर उठ के नहीं बेड से उतरना होता। सो ये थे दो मेन एक्सरसाइजेस हमारे एब्डोमेन के लिए। इसके बाद देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेच दैट वी नीड टू डू। ये भी हम प्रेफरेबली जब हम सुबह उठते हैं सो के उस टाइम पे अगर करें तो काफी फायदेमंद रहता है। होता क्या है कि कई बार हमारे जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, द मसल्स दैट कंप्राइज आवर बैक ऑफ थाई, इनको भी एक स्ट्रेच देना बहुत जरूरी होता है। कई बार अगर किसी कारण से स्टिफ हो जाते हैं, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे गिवन द करंट सिनेरियो जिसमें हम अपने घरों पे रहते हैं ज्यादा देर। इफ यू आर स्टेइंग एट होम एंड अगर आप लाइक कैसे अगर आप ज्यादा देर अगर एक जगह पे एक चेयर पे बैठे रहते हैं या फिर आप एक एक जगह पे अपना लेटे रहते हैं, लाइक मे बी while watching TV or while using a phone, either you are lying down or you may be sitting on a chair. So and more likely in the case when you're sitting, उस टाइम पे आपके जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं जो बैक ऑफ थाई को पूरा कंप्राइज करते हैं, हैमस्ट्रिंग्स का फंक्शन होता है नी को बेंड करना। अगर मैं सामने की ओर चल रहा हूं या मैं खड़ा हूं अगर इस पोजीशन में एंड अगर मुझे अपने घुटने को बेंड करना है, बेसिकली ये मूवमेंट घुटने को इस तरह से चलाना, पूरा बैक ऑफ थाई के जो मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स कहते हैं इनको, ये इस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। व्हाइल एट द सेम टाइम जो क्वाड्रिसेप्स हमारे सामने के मसल्स हैं जिन्हें हम क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आगे की ओर घुटने को ले जाने के लिए, इस मूवमेंट के लिए। सो जब हमने एब्डोमिनल्स पे अपने एक्सरसाइज करा, उस टाइम पे हम अपने क्वाड्रिसेप्स में वर्क कर लेते हैं, लाइक व्हेन वी लिफ्टेड आवर लेग अप, सो क्योंकि घुटना बिल्कुल सीधा रहता है एंड इट्स वर्किंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, सो उसकी एक्सरसाइज भी साथ साथ हो जाती है। बट कई बार हैमस्ट्रिंग्स की जो स्ट्रेचिंग जरूरी है वो उस केस में नहीं हो पाती। सो उसके लिए आप क्या करें? उसके लिए लाइक आई सेड जब आप सुबह उठते हैं उस समय एक स्ट्रेच होता है जो कि बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। एंड उसके लिए यू विल जस्ट नीड अ लॉन्ग क्लॉथ, लाइक एक चुन्नी यूज कर सकते हैं या फिर एक लंबा टॉवल या कोई भी लंबा कपड़ा यूज कर सकते हैं जो कि आपको घर में कहीं भी मिल जाएगा। सो जैसे मेरे पास यहाँ पर ये टॉवल है, आई कैन यूज दिस वन। इस तरह से इसको हमने फोल्ड किया है along its width, पूरा ये लंबाई में इस तरह से हो गया है। इसका यूज हम कर सकते हैं टू स्ट्रेच आवर हैमस्ट्रिंग मसल्स। कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। प्रेफरेबली ये एक्सरसाइज भी लेट के करते हैं। कई बार a lot of patients have the tendency to do it like this also, कि इसको पैर पे रखा, पीछे की ओर बेंड करा एंड बैठे बैठे ही इसको ऊपर की ओर उठा लें। ऑल्दो आप वैसा कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देन कई बार होता क्या है कि पेशेंट्स टेंड टू लीन बैक अ लॉट।
वो हमें नहीं चाहिए। अगर हम पीछे की ओर ज्यादा बेंड कर रहे हैं, देन द होल पॉइंट ऑफ स्ट्रेचिंग योर हैमस्ट्रिंग इज लॉस्ट। उसमें कोई स्ट्रेच ठीक से नहीं आ पाता। सो प्रेफरेबली आप ये पूरा स्ट्रेच करिएगा लेट के। मैं दिखाता हूँ कैसे। तौलिए को इस तरह से पैर पे लपेट लिया आगे से, एंड दोनों एंड्स को अच्छे से कस के पकड़ लेते हैं ताकि तौलिया अपनी जगह से स्लिप ना करे। इस तरह से रख के आप चाहे तो आप लेट सकते हैं, चाहे बैठ के करें। अगर आप बैठ के कर रहे हैं देन अच्छा ये होगा कि अगर आपके पीछे कोई एक रिजिड सपोर्ट हो, कोई दीवार वगैरह हो जिससे आप ज्यादा पीछे की ओर इस तरह से ना जा पाए, टू प्रिवेंट दिस मूवमेंट। सो प्रेफरेबली आप ये लेट कीजिएगा, एंड आई विल शो यू हाउ। इस तरह से अगर आप लेट गए, दोनों किनारों को खींचेंगे अपनी तरफ ताकि पंजा हमारी ओर खींचे, एंड देन स्लोली विल टेक द लेग अप व्हाइल मेंटेनिंग दैट पुल। इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे, एंड घुटना सीधा रहना चाहिए। इस पूरे स्ट्रेच में घुटना सीधा रहेगा, इस तरह से बेंड नहीं करना चाहिए। तो विल डू दिस। मैक्सिमम जितना ऊपर आप खींच सकते हैं, होल्ड कीजिए उसको, एंड वापस धीरे से वापस। एक बार दोबारा मैं दिखा देता हूं कैसे। दोनों एंड्स को खींचा अपनी तरफ, पीछे की ओर गए, एंड पैर उठाया ऊपर, एंड देन पुल विद योर क्लॉथ एंड टेक द लेग अप। और ज्यादा खींचेंगे, होल्ड करेंगे उसको, एंड वापस डाउन। The whole reason behind stretching the hamstrings is कि hamstring muscles का insertion हमारे lower back पे जाके होता है, and it is very very important कि वो हमारे जहाँ extensors जहाँ पे खत्म होते हैं, जिस point पे आके वहीं से हमारे hamstring muscles शुरू होते हैं। एंड जो प्रॉपर अलाइनमेंट है हमारे स्पाइन का, दैट व्हेन वी से कि वो कर्व फ्लैट नहीं होना चाहिए, वो हल्का सा पीछे की ओर रहना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ही हल्का सा। उस हल्का सा जो इनवर्ड एक कर्व बनाना होता है, उसको मेंटेन करने का काम हैमस्ट्रिंग का भी होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसमें। अगर आपके हैमस्ट्रिंग्स समय के साथ टाइट हो जाते हैं, if you are sitting at a chair for long durations, if you are in home and आपका ज्यादा एक्टिविटीज अगर आप नहीं कर पाते, so there are chances कि hamstrings टाइट हो जाएंगे, and they will end up in also causing stiffness in your lower back. You will notice जब आप spine जब आप hamstrings का stretch करते हैं, जब आप कपड़े को अच्छे से अगर आप खींचेंगे, and if you take the leg up, अगर आप उसको एक अच्छा खासा आई वुड से रफली 70 समथिंग डिग्री पे अगर आप उसको बेंड करते हैं या उसके बियॉन्ड ले जाते हैं, सो वो स्ट्रेच पूरा आपके थाई से होते हुए यू विल फील इट रेडिएटिंग अप टू योर लोअर बैक आल्सो। दैट शोज कि मसल कहाँ तक कितना डीपली जाता है, एंड कितना अच्छे से वो अपने आप को स्ट्रेच कर पाता है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच, एंड ऑल्सो सम वेरी सिंपल होम एक्टिविटीज एंड होम केयर एक्सरसाइजेस फॉर द लोअर एब्डोमेन, जस्ट टू मेक श्योर कि आपका स्पाइन ना तो बहुत ज्यादा पीछे जाए ना बहुत ज्यादा आगे की ओर जाए। एंड आई होप कि आप इस सब एक्सरसाइजेस अच्छे से फॉलो कर पाए होंगे, एंड आई होप यू विल बी एबल टू डू दीज एट होम। कई बार थोड़ी सी एक्सरसाइजेज ट्रिकी लगती हैं, आई एग्री कि इनमें देयर आर सर्टेन स्टेप्स जो कई बार ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट आई होप कि
स्टिल आप उसको ठीक से फॉलो कर पाए। इसके अलावा व्हेन वी टॉक अबाउट द posture of our spine, like I said कि the level of activities that we can maintain in this time, and not only just not only just in the current time, even इससे आगे भी जब ये पूरा situation is under control and we can move out of our houses and थोड़ा अपना बाहर वॉक पे जा सकें या जॉगिंग के लिए जा सकें या फिर कुछ भी जो भी एक रिजीम हम पहले फॉलो करते आए थे, हम उसको अगर हम दोबारा एक नए सिरे से स्टार्ट कर पाए, उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी चीज कंटिन्यूटी बनाए रखें। कंटिन्यूटी इज अ मस्ट। बिना कंटिन्यूटी के कभी भी एनी एक्टिविटी, एनी एक्सरसाइज कैन नॉट गिव यू अ प्रॉपर रिजल्ट उसको कंट्रोल कि अपने पोस्चर को मेंटेन रखना। some very simple and very basic steps like जैसे सबसे पहले मैं डॉक्टर आपको, साहब, हाँ जी, मैं एक बात आवाज नहीं आ रही मैम। हाँ जी, अब मैं आई एक शायद बात आवाज। कहना हाँ जी मैं एक बात कहना चाहती हूँ बताइए। डॉक्टर साहब। हम लोगों ने बताइए। फर्स्ट डे से मैंने ज्यादातर सेशन अटेंड किए हैं, बहुत सी ओके। हमने एक्सरसाइज सीख ली हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग कम से कम हाफ एन आवर जो कुछ हमने सीखा उसको प्रैक्टिकली करें। मतलब हमारे पास एक ऑर्डर हो एक्सरसाइज का, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम वार्म अप टू अदर एक्सरसाइजेस वी विल हम्म, डू। अभी आपने कहा कि कंटिन्यूअस प्रैक्टिस होना चाहिए। जी अगर बिल्कुल। हम नई एक्सरसाइजेस न करके पहले जो हमने सीखा उन्हें प्रैक्टिकली कर लें, क्योंकि पिछली वाली एक्सरसाइजेस फिर प्रैक्टिस में कैसे आएंगी जब तक हम उसको डेली करेंगे नहीं। बिल्कुल तो सही इफ बात है यू मैम, कीप हाफ बिल्कुल एन सही। आवर, कि पहले हम वो आधा घंटा जैसे हमने पहले स्ट्रेच एक्सरसाइजेस की, वार्म अप एक्सरसाइजेस की, ब्रीदिंग की, हमने एक्सरसाइजेस सीख ली, उनको हमें प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें। एटलीस्ट an hour we should be learn the next exercise, next level. जी बिल्कुल आपकी सही बात है मैम, आई एग्री विद दिस। एंड ये कि हाँ, एक पैटर्न को फॉलो करना बहुत जरूरी है। इन दिस केस हम सिर्फ एक्सरसाइज एक्सप्लेन करना वोंट बी जस्ट द ओनली थिंग। सो इसमें मैम जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन कि हाँ, जिस तरह से जो एक्सरसाइज मैं बताता हूँ इन एवरी सेशन, व्हेन आई कीप एडिंग थिंग्स आल्सो, लाइक अगर मैंने आपको डे 1 पर कोई पर्टिकुलर 2 एक्सरसाइज बताए हैं एंड देन ऑन द नेक्स्ट सेशन इफ आई टेल यू टू डू 2 मोर एक्सरसाइजेस, सो उसमें जो वार्म अप है फॉर दैट पर्टिकुलर मसल ग्रुप दैट रिमेन्स द सेम, वो चेंज नहीं होता। वार्म अप हमेशा सबसे पहले करते हैं एंड उसके बाद जो जो एक्सरसाइज मैं जैसे जैसे बताता जाता हूँ, उसमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करना बहुत ज्यादा उसमें जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार में पहले अपने एब्डोमेन पे वर्क किया ओनली देन यू कैन गो फॉर द एक्सटेंसर्स, ऐसा नहीं है। यू कैन स्टार्ट द ऑपोजिट वे ऑल्सो, कि आप पहले एक्सटेंसर्स पे काम करिए एंड देन आप एब्डोमिनल्स पे शुरू करिए। सो मसल ग्रुप्स में वो पर्टिकुलर एक ऑर्डर फॉलो करना या ना करना इज अप टू दी पेशेंट इटसेल्फ। बट हाँ, टू प्रैक्टिस इट एंड टू लाइक यू सेड कि एक कंटिन्यूटी जिस तरह से मैंने मेंशन किया वो बनाए रखने के लिए आई मेक श्योर कि जितने भी हम रिपीटिशंस करते हैं, अगर आप घर पे कर रहे हैं उनको, सो आई ऑलवेज एडवाइस कि आप उनको एटलीस्ट 10 टाइम्स अच्छे से करिए ताकि वो ठीक से याद हो जाए। एंड आई ऑल्सो मेक श्योर कि जब मैं वो आपको पर्टिकुलर एक्सरसाइज बताता हूँ, सो एटलीस्ट 3 टाइम्स 4 टाइम्स मैं अच्छे से उसको रिपीट करके दिखाऊं स्टेप बाय स्टेप, ताकि कोई कोई भी कहीं पे किससे मिस ना हो जाए।
बाकी यस आई वुड रियली मतलब आई रियली अप्रिशिएट कि आपका फीडबैक आया सामने से, एंड इन दी नेक्स्ट सेशन ऑल्सो आई मेक श्योर कि थोड़े हम रेपिटेशंस बढ़ा लें, एंड जस्ट टू मेक श्योर कि और अच्छे से वो चीजें ग्रास्प हो पाए, एंड इवन दो हम एक वो पैटर्न, एक सेट पैटर्न को फॉलो अगर नहीं भी कर पाते हैं, स्टिल वी मेक श्योर कि कहीं पे कोई स्टेप हमसे मिस ना हो. Will that be okay? जी, डेली जब हम स्टार्ट करें एक्सरसाइजेस तो जी एटलीस्ट शुरू में हम करते हैं नई एक्सरसाइज सीखने से पहले या और बात करने के पहले, अगर हम लोग थोड़ा जो रिवाइज कर लें उसको तो जी जी प्रैक्टिस में आ जाएगा, फिर रोज करेंगे तो फिर वो आदत में आ जाएगा कि हम रोज कर लेंगे, फिर उसे जी जी भूलेंगे नहीं उसको करने का. That I also feel that is absolutely right. That if we do the old exercise first, and then if we learn the new one, then it will be in our mind. So we tend to forget the previous exercises. It will be that we do some exercises for half an hour, then we'll start getting the new one. जी जी ठीक बात है मैम. हम नहीं चाहते कि कोई भी नई एक्सरसाइज ऐड करने के उसमें हम पुराना जो बताया वो भूल जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो आई आल्सो मेक श्योर कि हाँ आई रियली पुट एम्फेसिस ऑन दिस एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट लाइक हाफ एन आवर 20 मिनट्स और सो, ताकि हम पिछला एक बार रिवाइज कर लें. एंड ऑल्सो जो हमारे सेशंस अभी जो हम इस समय कर रहे हैं ये रिकॉर्ड भी हो रहे हैं. सो फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस ये जब सब सेशन रिकॉर्ड हो जाएंगे दे विल बी ऑन आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो, एंड पूरा उसका बकायदा ठीक से रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग हो जाएगी स्टेप बाय स्टेप. सो आई विल रिकैप ऑल द एक्सरसाइजेस ऑफ कोर्स, जैसे आपने अभी बताया. आई विल मेक श्योर आई डू दिस, एंड उसके अलावा फॉर एनी फ्यूचर रेफरेंस अगर आप चाहें तो हमारे यूट्यूब पेज पे जाके एक बार ये एक्सरसाइज देख लीजिएगा. ओके मैम? ओके जी, थैंक यू. Okay. So, like I was talking about postural correctness and how to do certain activities on our daily basis, जिससे हम ensure करें कि we do not end up with a wrong curvature of the spine. सबसे पहले again like just a small recap of what we have done. जब आप बैठते हैं एक चेयर पे सीधे होके बैठिए. प्रेफरेबली अगर आपका चेयर के साइड में आर्मरेस्ट बना है उसके ऊपर अपना सारा वेट मत डालिए. बहुत हल्का सा वेट डालते हैं, हाथ का सिर्फ जस्ट एल्बोज उसके ऊपर रेस्ट करते हैं, नॉट द एंटायर फोर आर्म, जस्ट द एल्बो. वी कीप दैट ऑन द आर्मरेस्ट. उसके अलावा अगर आप नहीं भी रखते, इफ यू कैन कीप योर हैंड्स ऑन योर नीज या ऑन योर थाइज एंड देन सिट स्ट्रेट, और भी अच्छा है. That keeps your spine in the neutral alignment, in a very accurate alignment, I would say. Secondly, while you're sitting like this, backrest का बहुत ज़्यादा support ना लें, उसको जितना हो सके avoid करें. अगर आपकी tendency है to lean back, try not to do that. And उसके अलावा जैसे मैंने starting में बताया था कि जब हम अगर पीछे की ओर एक छोटा तकिया रख लेते हैं या फिर हम एक टॉवल का रोल बना के पीछे बैकरेस्ट के राउंड रख लेते हैं एंड देन वी पुट आवर वेट ऑन इट, तो इट मेक्स श्योर कि जो सपोर्ट है वहां पे वो हमारे स्पाइन को अपने ही ऊपर आगे की ओर इस तरह से बेंड ना होने दे. ओके, so that was for the correct posture while sitting, and that can also be applied while standing also. चलते समय या खड़े जब आप होते हैं उस टाइम पे भी ट्राई करें कि बहुत ज्यादा आगे की ओर बेंड ना करें. अगर दैट इज समथिंग जो it's more of a tendency, so it can be overcome with practice. Okay, so that concludes our session for today. And spine का जितना भी हमारे
टॉपिक्स थे, जितना भी डिफॉर्मिटीज, सर्टेन कंडीशंस, हाउ टू इम्प्रूव देम, द पोस्चरल केयर, द स्ट्रेचेस, दैट इज कंप्लीट नाउ. सो आगे अब जो नेक्स्ट हमारे सेगमेंट्स हैं, वील वर्क अपॉन दैट एंड वील सी कि हम उसमें किस तरह से और कितने हम चेंजेस ला सकते हैं टू मेक श्योर कि जितना टाइम हम अपने घर पे हैं एंड इवन जब हम घर से बाहर भी निकलते हैं, how we can maintain an active lifestyle. So I will conclude my session here for today. All the elders that are hearing me and who can see me, thank you so much for your time and for joining me today. And आप अपना घर पे रहिए, अच्छे से सेफ रहिए, हेल्दी रहिए एंड जितने भी आपके एक्सरसाइजेस हैं उनको सिंसियरली फॉलो कीजिएगा. And if you have any questions right now, you can feel free and please आप पूछ सकते हैं. डॉक्टर साहब एक चीज पूछना चाहता था. जी जी प्लीज पूछिए. ये जब हम अपना को बेंड करते हैं पीछे की तरफ, हाँ जी, कुछ हालत तक तो, कुछ पोजीशन तक तो ठीक रहता है, पर थोड़ी सी हल्की सी पोजीशन थोड़ा सा और नीचे अगर कर दें तो गिडीनेस थोड़ी सी फीलिंग होनी शुरू होती है, चक्कर आना शुरू होता है. बिल्कुल होती होगी. तो इज इट नेचुरल और देयर कुड बी सम डिफॉर्मिटी एनीवे? नो सर, वो पूरी तरह से नेचुरल है, उसमें कोई डिफॉर्मिटी नहीं है स्पाइन में आपके पे. लाइक आई सेड सर स्टार्टिंग में भी कि व्हेन वी आर बेंडिंग बैकवर्ड्स, इवन इफ वी आर बेंडिंग फॉरवर्ड्स, तो सब हर इंसान का एक सर्टेन लिमिट होता है that varies from person to person. अगर मैं पीछे की ओर अपने हाथ रख के if I bend back, so जितना आपने किया हो सकता है कि मैं आपसे ज्यादा भी बेंड कर लूं, या हो सकता है थोड़ा मैं आपसे कम बेंड कर पाऊं. बट हाँ, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट जब मुझे पता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है, तो either I will feel that strain in my back or I will feel some kind of discomfort there. या फिर कई बार in certain cases हाँ मुझे ऐसा भी लग सकता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं if I am not doing it correctly. Yes, या फिर अगर exactly. मैं उसको बहुत ज्यादा पुश कर लेता हूँ, तो ऐसा कई बार हो जाता है एंड दैट इज परफेक्टली नेचुरल. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, क्योंकि आपका डेली एक्टिविटीज में आप बहुत ज्यादा पीछे की ओर बेंड इस तरह से नहीं करते हैं. आप अपने आप को स्ट्रेच उतना डेली एक्टिविटीज में नहीं करते हैं, मतलब उठते बैठते, खाते पीते, नहाते समय या कपड़े पहनते समय. वी डोंट डू दिस मूवमेंट अ लॉट while performing our daily activities. So it's a new thing for our body to do. इसलिए कई बार थोड़ा एक डिजीनेस की फील हो सकती है कई बार, बट अगेन इट इज परफेक्टली नेचुरल. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, एकदम नेचुरल है. क्योंकि डर वही लगता है कि वन शुड नॉट फॉल. थोड़ा सा आपने एक्स्ट्रा किया तो प्रॉब्लम यू मे हैव अ फॉल. बिल्कुल सर. हां, मैं इसलिए हर बार मैं रिपीट करता हूँ यही बात कि जब भी आप पीछे या आगे की ओर बेंड करें, अपने कंफर्ट लेवल के बियॉन्ड उसको ना ले जाएं. एंड इवन इफ यू आर डूइंग अ सर्टेन एक्सरसाइज जिसमें आपको खड़े होना पड़ता है, उस एक्सरसाइज को करते समय ध्यान रखिए कि एक टेबल या चेयर आपके सामने हो, ताकि अगर किसी कारण से लगे भी कि बैलेंस बिगड़ रहा है, फटाफट से उसको पकड़ सकते हैं एंड गिरने से बच सकते हैं. थैंक यू. वेलकम सर. एनी अदर क्वेश्चंस? नहीं है. So questions for today. So I will conclude my session with this and next अब कल का जो session है that will be taken again by our physioactive team. So I hope कि वो session आपके लिए helpful रहे. And जो उससे next session होगा उसमें I will start with the next segment. So again, thank you for everyone for joining. Thank you. So everyone, please take care, stay safe, and